आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज फिर HSSC यानी कि प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन। ठीक है ना, 1500 प्लस क्वेश्चन हमें करने हैं यहाँ से। ठीक, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का फिर फ़ायदा बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके पढ़ने का फ़ायदा क्या है, वहाँ से हमें पता चलता है कहाँ तक क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमें कहाँ तक उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, किस सब्जेक्ट कौन से चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, कौन से कम आते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ से पता करते हैं। ठीक है ना, तो उन चीज़ों पर हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए और उस चीज़ को हमें कहाँ तक सीखना चाहिए, ये चीज़ पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्नों से पता चलता है कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय आवश्यकताओं के लिए भोजन स्रोतों को अपघटित कर शरीर से बाहर से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सबको पता है ऑक्सीजन बाहर से लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है। सभी को पता है एड्स जो है वो किससे होने वाला रोग है, एक वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, कौन से विषाणु से होता है जी, HIV से होता है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमेनो, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना, तो HIV की फुल फॉर्म ये होती है HIV। और HIV जो है वो क्या है, एक RNA वायरस है, ये भी याद रखना। RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसकी खोज की थी वाटसन एवं अर्ग ने। और RNA जो है वो क्या है, RNA का निर्माण किसके द्वारा होता है, DNA द्वारा RNA का निर्माण होता है। इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। RNA द्वारा DNA का निर्माण होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। RNA ही प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, और एड्स A से बनता है एक्वायर्ड, उपार्जित। ठीक है, I से एमिनो, ठीक है, D से डेफिशिएंसी और S से सिंड्रोम। ठीक है, यानी एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है एड्स का। ठीक है, यानी एक प्रकार का सिंड्रोम है। और ये क्या करता है, किसको, इसका जो HIV वायरस वो WBC को खा जाता है और WBC को कम कर देता है। यानी उसके बाद हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कमज़ोर हो जाता है और अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं हमें। ठीक है, तो एड्स से आदमी मरता नहीं है, लेकिन दूसरे रोगों से मर जाता है, क्योंकि उसके बाद एड्स होने के बाद, यानी एक तो आपको 2 बार सुना होगा आपने, HIV पॉजिटिव सुना होगा और एक एड्स। दोनों अलग अलग चीज़ कैसे है, देखो एक दूसरे से लिंक है लेकिन अलग है। HIV पॉजिटिव का मतलब है, HIV पॉजिटिव होने का मतलब है आपके शरीर में या किसी के शरीर में HIV वायरस घुस चुका है, लेकिन उसे एड्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि HIV वायरस घुसा। एड्स उस स्थिति में कहा जाता है जब हमारी किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो HIV वायरस से होने वाला रोग है विषाणु से, याद रखना। ठीक है ना, ZNT जिंडोवाइडिन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये दवाई दी जाती है, एक ZNT इंपॉर्टेंट है जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एड्स से। अलीसा टेस्ट किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप क्या कहोगे, एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित है। ठीक है, एड्स किसको प्रभावित करता है, तो WBC या प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और ये एक STD रोग माना जाता है, मतलब ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्न में निषेचन किस में होता है, निषेचन का मतलब यहाँ पे है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसे हम सिनगेमी भी बोलते हैं, सिनगेमी भी बोला जाता है फर्टिलाइजेशन को। निषेचन ये कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है इसने। निषेचन होता क्या है, तो पहले बात तो मैं बता दूँ, एक ओवम होता है और एक है स्पर्म होता है। ठीक है ना, स्पर्म होता है। दोनों जब कहीं पे आके मिलते हैं तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो ओवम के न्यूक्लियस के अंदर फ्यूज हो जाता है, और दोनों न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस बन के, यानी इसके दोनों के केंद्रक एक बन जाते हैं। ठीक है ना, यानी 2 गैमेट होते हैं, और गैमेट जो होते हैं एक फीमेल होता है एक मेल होता है। फीमेल गैमेट जो होता है उसका नाम ओवम होता है,
और मेल गेमेट का नाम स्पर्म होता है, ठीक है ना। ओवम और स्पर्म के क्या मिलते हैं, दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं, यानी दो गेमेट जब एक दूसरे में फ्यूज होते हैं तो उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और ये बनाते हैं नया जाइगोट, ठीक है ना। स्पर्म को हम शुक्राणु बोलते हैं, ओवम को हम अंडाणु बोलते हैं। दोनों जब क्या मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम जाइगोट, ठीक है। और मिलने की प्रोसेस है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और ये होता क्या है, तो जैसे ही ये तो अंडाशय होता है, ओवेरी, और इसके बाहर एक ट्यूब लगी होती है महिला के, ठीक है। इस प्रकार से गर्भाशय के बाहर ट्यूब लगी होती है, ठीक है। ये गर्भाशय है, ये इसे फंडस बोल दिया जाता है, ये फलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये इसका ओवेरी है और ये भी इसकी फलोपियन ट्यूब, यानी फलोपियन ट्यूब कितनी है, 2 पाई जाती है। और फलोपियन ट्यूब का एक चौड़ा हिस्सा होता है यहाँ से, जिसे एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला। तो जब भी स्पर्म यहाँ से घुसेगा और यहाँ पर आके ओवम के साथ यहाँ पर आके मिलेगा, यानी एम्पुला भाग में। तो किस में होता है, गर्भाशय ग्रीवा में नहीं होता, योनि वेजाइना में नहीं होता, फलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। फलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना। जिसे डिम्ब वाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है ना, अंड वाहिनी भी कहा जाता है, और फलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, याद रख लो। डिम्ब वाहिनी, अंड वाहिनी या फलोपियन ट्यूब। तो इसका क्या हुआ, फलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यह निषेचन पूछा है। अगर यहाँ पूछ ले बच्चे का विकास कहाँ पे होता है, तब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, गर्भाशय ट्यूब, यूट्रस के अंदर। देखो डिम्ब वाहिनी लिखा हुआ है नीचे भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्र का एक भाग है। तो गुणसूत्र परमाणु, ठीक है ना, टिश्यू, ब्लड, डीएनए, डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या पाया, गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र इस प्रकार की आकृति का बनाया होगा आपने। इसके अंदर इस प्रकार की आकृति होगी, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर देखे होंगे। इसका नाम क्या है, डीएनए। और इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये डीएनए होता है, एक मतलब धागे जैसी संरचना होती है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। और इन्होंने दिया था द्विकुंडलित मॉडल, यानी डीएनए कैसी संरचना है, तो द्विकुंडलित संरचना होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो अब बता ही दिया मैंने। डीएनए का पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पुरुषों में यौवन अवस्था के निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन सिवाय एक के होते हैं, यानी ऐसे कौन से परिवर्तन है जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक नहीं होता, 3 होते हैं, तो आंसर बताइए, ठीक है। मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है, मसल्स हमारी और बोन जोन का डेवलपमेंट होता है, सही है। यौवन अवस्था में एकदम मतलब जवान होता नजर आता है। आवाज़ का भारीपन, आवाज़ भारी हो जाती है आपकी, ठीक है। चेहरे, खाक, पेट, छाती आदि बालों पर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ये भी हो जाती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्षीणता हो जाती है। प्रोटेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या होती है, उसका क्षीणता नहीं होती, वो भी डेवलप होती है, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा डी, डी गलत है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो सबको पता है ग्रेगर मेंडल को, ठीक है ना, मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडल को। और इन्होंने मटर के दाने पे, ठीक है, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए इन्हों क्या माना जाता है, आनुवंशिकता का पिता। इन्होंने बहुत गुण भी दिए थे और 3 नियम भी दिए थे। आनुवंशिकता के 3 नियम किसने दिए थे, इसने, ठीक है। और 7 ट्रेट का प्रयोग किया था मटर पे, 7 करैक्टर का प्रयोग किया था, झूरीदार इस प्रकार रंगों का प्रयोग किया था, ठीक है। और मटर में पूछे तो याद रखना ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। मानव पुल्लिंग का मतलब पुरुष के अंदर कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है।
तो मानव के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से 22 जोड़े दोनों महिला और पुरुष में समान होते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न होता है। ठीक है ना, 23वां जोड़ा क्या होता है? भिन्न होता है। इसे लैंगिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, या सेक्स डिटरमाइन करने वाला भी गुणसूत्र का जोड़ा कौन सा है? 23वां है। ठीक है, तो मानव के अंदर 23वां जोड़ा महिला की पूछे तो XX होता है, और पुरुष की पूछे तो XY पुरुष में होता है। ठीक है, कौन सा जोड़ा? ये 23वां जोड़ा, याद रखना। और ये भी कौन सा जोड़ा है? 23वां जोड़ा, जो पुरुष और महिलाओं के अंदर अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, जेड पक्षियों में पाया जाता है। निम्न में से किस एक को 12 वर्ष से कम आयु बच्चे को प्रमुख चिकित्सीय लक्षण के रूप में एड्स परिभाषित प्रकरण में शामिल नहीं किया जाता है? किसको एड्स प्रकरण में शामिल नहीं किया जाता है? 1 माह से अधिक लगातार कफ का होना, वजन घटना, जीर्ण अतिसार, लंबित जबरवस्था। ठीक है, तो किसको? क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित किस 12 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों में प्रमुख चिकित्सीय लक्षण में एड्स परिभाषित प्रकरण में शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, यानी लंबित जबरवस्था जो होती है उसको नहीं किया जाता। वजन घटना किसका कारण है? एड्स का कारण है। 1 माह से अधिक कफ का होना, ये भी क्या हो सकता है? मतलब एड्स का लक्षण हो सकता है, क्योंकि एड्स के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कोई भी रोग लग जाता है तो वो ठीक नहीं होता। लेकिन 12 साल के बच्चे में लंबे समय तक बुखार है ना उसे, तो उसे एड्स के लक्षण को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि और कारणों से भी हो सकता है। ठीक है, तो फीवर का नहीं लिया जाता। एक प्राणी जो मुकुलन द्वारा पुनः रूपांतरित हो जाता है वो क्या है? तो खमीर, ईस्ट, बायोफिल्म, हाइड्रा। उपरोक्त सभी। इसका आंसर हमें क्या देना चाहिए? देखो, मुकुलन का मतलब क्या होता है? ठीक है, मुकुलन का मतलब क्या होता है? बडिंग। हम क्या बोलते हैं? इसे बडिंग बोलते हैं। और बडिंग क्या होता है? जब एक सेकंड वेट करो। देखो, बडिंग जो है वो क्या है? इस प्रकार से जैसे कोई चीज़ है और उसके इस प्रकार से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। ये पूरा जीव है पहले का, ये उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे ये थोड़ा सा मैच्योर होगा, इसको अलग करके एक नए जीव बना दिया जाएगा, यहाँ अलग कर दिया जाएगा और ये एक नया जीव बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की मुकुलन यानी बडिंग जो होता है ना, बडिंग, वो किस में होता है? तो वो ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही हैं, बी व सी दोनों सही हैं। ठीक है, ब्रायोफिल्म को हम बोलते हैं पत्थर चट्टा। क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जो होता है उसके अंदर मुकुलन नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, यानी कायिक प्रवर्धन होता है, क्योंकि उसके पत्ते से ही क्या है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसे कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है ना। और खमीर और हाइड्रा के अंदर क्या हो सकता है? बडिंग होता है। तो बडिंग समझ में आया होगा। और ये किसके पार्ट हैं?
कायिक प्रवर्धन, वे बडिंग, मुकुलन जो होता है, उसके बाद विखंडन होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन के। क्लियर है? जहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के जीव का निर्माण होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। डीएनए के अणु न्यूक्लियोसाइट में होते हैं। न्यूक्लियोसाइट में क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड के अंदर होते हैं आपके नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शर्करा, ठीक है, और फास्फोरिक एसिड। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, पेंटोज शर्करा का मतलब 5 अणु पाए जाते हैं उसके अंदर। फास्फोरिक एसिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो 4 प्रकार के होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पेंटोज शर्करा इसमें कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें याद रखना, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है ना, और साइटोसिन, थाइमिन। बाजार में जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो किससे बनी होती हैं? ठीक है, तो वो शाकानाशी होती है? नहीं है। एंटीबायोटिक होती है? नहीं है। अकार्बनिक यौगिक नहीं है। वो किससे बनी होती है? स्टीरॉयड से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्टीरॉयड। और स्टीरॉयड एक लिपिड का पार्ट है, याद रखना। स्टीरॉयड क्या? एक लिपिड का पार्ट है स्टीरॉयड। ठीक है ना, जो किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो स्टीरॉयड हार्मोन से बनती है। और स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो हार्मोन जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो प्रोजेस्टेरोन से बनी होती है। ठीक है ना, किससे बनी होती है? प्रोजेस्टेरोन से। एस्ट्रोजन वैसे स्टेरॉयड हार्मोन है, और एड्रिनल हार्मोन भी स्टेरॉयड हार्मोन है, और आपका टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉयड है। लेकिन गर्भ निरोधक गोलियां जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन से बनी होती है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए जो होता है ना उसे लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ का ब्लूप्रिंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बलात्कारी का भी पता लगा सकता है, माता पिता चोर का पता लगाने के लिए ब्रो सभी आएगा। ठीक है ना, डीएनए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्योंकि डीएनए जो होता है ना वो किसी का मैच नहीं करता। ठीक है ना, वो किससे मैच करेगा? वो दूसरे से मैच नहीं करता, वो उसके माता, ठीक है ना, और पिता से मैच करेगा। पिता का पता लगाने के लिए डीएनए, ऐसे मतलब कोई भी कह सकता है ये मेरा पिता है, मोटे से आदमी को कह दे मान लो, ठीक है, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, फिर उसको जायदाद संपत्ति देनी पड़ेगी उसको तो फिर, ठीक है। लेकिन उसका फिर क्या होता है? डीएनए टेस्ट होता है जिससे पता चलता है। चोर का कैसे पता लगाया जाता है? बलात्कारी का, यानी उसके नाखून, बाल वगैरह, कोई ना कोई तो वहाँ पर चोरी करते समय रहा होगा, ठीक है, तो उसके बाल के अंदर जो डीएनए, उसका शरीर का डीएनए, वो भी तो उसके शरीर में मिलेगा। ठीक है, बाल के अंदर हो सकता है उसकी चमड़ी कट गई हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ ऐसा शरीर का भाग रह गया जिससे डीएनए छोटी सी चीज़ से पहचान किया जा सकता है, तो उससे चोर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, क्रिमिनल का पता लगाया जा सकता है, किसी ने मर्डर किया हो तो उसका पता भी लगाया जा सकता है। पुरुषों में गुणसूत्र निम्न में से कौन सा संयोजन है? पता है आपको? एक्स वाई है इसके हिसाब से, और महिलाओं का आता तो एक्स एक्स होता। भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त में पोषण लेता है, वो क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? गर्भाशय। विशेष ऊतक की सहायता से कह रहा है, एंडोमेटेरियम, स्तन ग्रंथि, गर्भनाल। स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड तो जन्म के बाद इससे क्या लेता है? पोषण लेता है। एंडोमेटेरियम जो है अंदर की परत है, गर्भाशय के अंदर की परत है, ठीक है। गर्भाशय जो होता है यूट्रस होता है, लेकिन एक विशेष ऊतक जो है वो क्या है? गर्भनाल है। क्या है? गर्भनाल। एम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं अपन जिसे, एम्बिकल कॉर्ड, ठीक है ना, जिसे बाद में मतलब काट दिया जाता है, जिसे मतलब सुंडी बोलते हो, आप नाभि बोलते हो, जन्म के बाद इसे काट दिया जाता है, ठीक है, तो वही तो होती है एम्बिकल कॉर्ड। निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? गर्भाशय मादा जनन अंग है, गर्भाशय ग्रीवा मादा जनन अंग है, ठीक है, योनि मार्ग जनन अंग है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो है
सेमिनल वेजिकल जिसे बोलते हैं वो क्या है, पुरुष का जननांग है। ठीक है, F2PD के अंदर बहिर्दर्शी अनुपात, यानी एक होता है जीनोटाइप जो अंदर का दिखाता है, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है इसका, तो फिनोटाइप जो होता है F2 जो पीढ़ी होती है ना, जनरेशन होती है, उसका क्या होता है 9:3:3:1। ठीक है ना, ये याद कर लेना। F2 की बात हो रही है यहाँ पे, F1 की बात हो रही तो अलग होता, और वो चीज़ आप कर लेना। ठीक है, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। जन्म पूर्ण लिंग जांच के कानून निषिद्ध है, क्यों? संभोग द्वारा संचरित रोग से, अधिजन संख्या से, कन्या भ्रूण हत्या से, कृत्रिम निषेचन से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा, कन्या भ्रूण हत्या से को रोकने के लिए जन्म से पूर्ण लिंग बताना मतलब कानून के विरुद्ध माना जाता है। मानव शुक्राणु का भाग है, नहीं है। एक्रोसोम है, आगे वाला भाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम। ठीक है ना, सॉरी, शीर्ष तंतु। इस भाग को क्या कहा जाता है, बॉडी, इस भाग को क्या कहा जाता है, टैल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, आपको पता है, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, एक्रोसोम होता है। ठीक है, एक्रोसोम, और इसके आगे लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, इसे तंतु बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष तंतु। तो एट्रम जो होता है, एट्रम को बोलते हैं हिंदी में आलिंद, और आलिंद किसका भाग होता है, तो आप कहोगे जी ये तो आलिंद, आलिंद तो हृदय का भाग होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन। गर्भाशय की परत नहीं है, गर्भाशय की 3 परत होती है। ठीक है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एक्टोमेट्रियम। तो इसमें से कौन सी परत नहीं है, एंडोमेट्रियम अंदर की परत होती है, मायोमेट्रियम, एक्टोमेट्रियम, तो एरिमोमेट्रियम कोई भी परत नहीं होती। ठीक है, गर्भाशय की परत नहीं है। भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो जो होता है उसकी डिलीवरी होती है, उसे क्या कहा जाता है, मतलब ठीक है, पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है परसो पार्चुरेशन। क्या कहा जाता है, परसो। ठीक है, निषेचन क्या कहलाता है, अंडो उत्सर्जन क्या, रोपण क्या है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन रोपण को। इम्प्लांटेशन कब होता है, यानी 7वें दिन होता है लगभग, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी संकुंचन हो जाए, वो निषेचन हो जाने के बाद जायगोट बनता है, और जायगोट को एम्ब्रियो कहा जाता है। आगे सेल डिवीजन होकर 7वें दिन तक जाकर वो क्या है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत के अंदर इम्बैंड हो जाता है, यानी अंदर घुसकर उसमें चिपक जाता है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, रोपण, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ा है तो आपको सब कुछ पता होगा, जरूरत ही नहीं है यहाँ पर बताने की। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, 2 गेमेट जब मिलते हैं तो उसे कहा जाता है ओवम और स्पर्म मिलते हैं, या कोई भी दूसरे गेमेट, मेल फीमेल गेमेट है वो मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन। अंडो उत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन का क्या मतलब, ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वो 28 दिन का होता है महिला के अंदर, और 28 दिन में 14वें दिन, यानी 14वें दिन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 14वें दिन, मासिक धर्म के 14वें दिन क्या होता है, अंडाशय जो होता है ना, मादा के अंडाशय से एक अंडे का स्त्रावण होता है, जिसे हम अंडो उत्सर्जन कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, और पार्चुरेशन जो होता है उसका मतलब है बच्चे को जन्म देना। गुर्दे के शीर्ष पर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एड्रिनल, अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, थायराइड। थायराइड गले में स्थित होती है, सबसे बड़ी में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस दिमाग में स्थित होती है। ठीक है ना, अगर मस्तिष्क का भाग भी माना जाता है इसे हाइपोथैलेमस। इसके आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये दिमाग में। अग्नाशय कहाँ पर स्थित होती है, तो ये अमाशय के पीछे स्थित होती है। ठीक है, और जिसका एक भाग किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से।
नली के द्वारा। तो एड्रिनल ग्रंथि एक कोणनुमा ग्रंथि होती है इस प्रकार से, ये जो है ना इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं एड्रीनल। और रिनल शब्द किससे संबंधित है तो आप याद करना, किडनी से संबंधित। तो एड्रिनल ग्रंथि किसके शीर्ष पे होती है, गुर्दे किडनी के शीर्ष पे होती है। तो एड्रिनल ग्रंथि कितनी होती है, गुर्दे भी 2 होते हैं तो एड्रिनल ग्रंथि भी 2 होती है। निम्न में से कौन सा गुर्दे का कार्य है, मल का उत्सर्जन करना, ये तो गुर्दे का कार्य नहीं है। पसीने का उत्सर्जन भी गुर्दे का कार्य नहीं। मूत्र का निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो इसका निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना, यूरिन का निर्माण करना गुर्दे का कार्य। कौन से प्रत्येक मूत्र प्रणाली का एक हिस्सा है सिवाय, यानी मूत्र प्रणाली का कौन सा हिस्सा है, किस मतलब 3 तो हिस्से हैं, एक नहीं है, नहीं है वो बताना है। तो मूत्राशय है, मूत्रवाहिनी है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर तो है, ठीक है ना। तो गुर्दा, मलाशय, तो मलाशय रेक्टम जिसे बोलते हैं हम, रेक्टम, ये हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है, मूत्र प्रणाली का। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन किसकी इकाई है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। एल्वियोलाई फेफड़े की कार्यात्मक इकाई है, फेफड़ा यानी लंग्स की। कोशिका शरीर की कार्यात्मक संरचना। नेफ्रॉन जो है वो किसकी इकाई है, तो नेफ्रॉन आपकी है किडनी की, ठीक है ना। नेफ्रॉन किसकी है, किडनी की। और नेफ्रॉन के आधार पे ही इसे क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी, इसके अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। और नेफ्राइटिस एक रोग हो जाता है, वो नेफ्रॉन में सूजन के कारण हो जाता है, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन, ठीक है ना, वायरल के कारण। और नेफ्रॉन के 3 भाग होते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ठीक है। समीप कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। और इसके आगे एक बोवेन कैप्सूल होता है, इसके अंदर ग्रेनुलस होता है, ठीक है, ये बोवेन कैप्सूल होता है, इसके आगे इस प्रकार की नलिका होती है, ठीक। तो नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाया जाता है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त व जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है, ठीक है। तो पत्ते की निचली सतह से याद रख लेना क्या है, वनस्पति के द्वारा, यानी पादप जो जल का अवशोषण करते हैं ना, तो उसके बाद ये पत्ती के अंदर चला जाता है। और पत्ती के स्टोमेटा जो होते हैं ना, स्टोमेटा निचली साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, जब खुलते हैं, यानी रंध्र जब खुलते हैं तो पानी बाहर चला जाता है, ठीक है। और जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के अतिरिक्त पानी जो जल जो ज़्यादा होता है ना, वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो पत्ते की निचली सतह से स्टोमेटा जहाँ पर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। मानव में वृक्क की निस्पंदन फिल्ट्रेशन का इकाई क्या है, तो फिल्ट्रेशन की इकाई क्या है, वृक्क है, वृक्काणु है, मूत्रवाहिका है, मूत्राशय। तो निस्पंदन की इकाई है वृक्काणु, यानी जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या है, नेफ्रॉन, वृक्क के अंदर पाए जाते हैं वृक्काणु, ठीक है ना। किडनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी तो कोई नहीं है, नेफ्रॉन है। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है, ठीक है। किडनी बाहर का एक खोखला बांध लो, ये बर्तन ही, क्लियर है बात। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश क्या है, ये कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आवश्यक ऐसा बोला है क्या, नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है नहीं है। तो आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ जल और लगा लेना, जल ये जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन तो निकाली जाती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्लियर हुई बात। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना, याद रखना, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ठीक है।
और आपसे पूछ ले पेड़ पौधे श्वसन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण कह रहा है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर छोड़ते हैं, याद रखना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर छोड़ते हैं। यानी रात को पौधे श्वसन करते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ी जाती है, यही कारण है कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। बाकी रेस्पिरेशन का चैप्टर मैंने करवा रखा है अच्छे तरीके से, यूट्यूब चैनल है अपना, उस पर जाके सर्च करो, ठीक है। पूरी बायोलॉजी है, एक भी क्वेश्चन अगर करवा रहा हूँ ना, उनमें से एक भी क्वेश्चन अगर वीडियो से बाहर हो तो बता देना, ठीक है। और पूरे के पूरे जितने आए हुए क्वेश्चन सारे लिए गए हैं, ये नहीं है भी छोड़ दिए गए हैं क्वेश्चन, भी मैंने करवाए हैं वो बोली गए, एक भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ के मैंने सारा कुछ करवाया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी बुक है, मैंने बहुत सी बुक पढ़ी है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए सारे चैप्टर करवा दिए गए हैं। न तो ज़्यादा कैसा करवाया गया है जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड है नहीं, न इतना करवाया गया है भी, इतना कम करवाया गया है भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वीडियो के अंदर न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप वो जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल साइंस ग्रुप बलवंत, ठीक है। सामान्य एक वयस्क के वृक्क में आरंभिक निस्यंद लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। ये पूछ रहा है GFR क्या होता है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है, तो वो अगर दिन का पूछे तो 180 लीटर पर डे, ठीक है ना। अगर वो मिनट का पूछे तो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट है, मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है ना। GFR सीधा पूछ लिया आपसे तो भी ये 1 मिनट का इतना है और एक दिन का 180 लीटर होता है, यानी हमारे फेफड़े के अंदर 180 लीटर रक्त फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। एक दिन में कितना होता है, 180 लीटर रक्त फिल्ट्रेशन होता है, ये बात पूछ रहा है ये, ठीक है ना। और 1 मिनट में पूछे तो 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से साफ होता है। आप कहोगे जी एक रक्त तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, तो 180 लीटर कैसे होता है, तो सर्कुलेशन होता रहता है। 1 मिनट में हमारे शरीर का पूरा रक्त होता है ना, वो किससे होकर गुजर जाता है, हार्ट से होकर गुजर जाता है, हृदय से। यानी हमारा हृदय 1 मिनट में 5 से 5 लीटर रक्त पंप करता है, ठीक है। 1 घंटे में 300 लीटर रक्त पंप करता है, और 24 घंटे में 24 तिया 7200, यानी 72 क्विंटल रक्त पंप करता है एक 24 घंटे में हमारा हृदय, यानी 72 क्विंटल, ठीक है, यानी 7200 लीटर। तो उसमें से 180 लीटर किडनी फिल्ट्रेट करती है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कितना % करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। पूछ ले आपसे किडनी कितनी होती है, तो किडनी 2 होती है, ठीक है। कैसे आकार की होती है, तो सेम के आकार की होती है, चने के आकार से। रंग कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार की किडनी होती है। किडनी के अंदर पथरी होती है, वो कैल्शियम ऑक्सोलेट की बनी होती है। ऑक्सोलेट जैसे दूब हो गई आपकी, लॉन ग्रास जिसे आप बोलते हो, उसके अंदर ऑक्सोलेट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और आपका ऑक्सोलेट जैसे पालक हो गई, इसके अंदर ऑक्सोलेट होता है। जैसे आपका बैंगन हो गया, उसमें ऑक्सोलेट होता है। तो ऑक्सोलेट हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता, ये एक नेसेसरी प्रोडक्ट ही है हमारे शरीर में। तो ये कैल्शियम के साथ मिल जाता है और वो क्या करता है, एक स्टोन जैसी आकृति बना देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सोलेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है हमें। पित्त के अंदर जो पथरी होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, फॉस्फेट के साथ कोलेस्ट्रॉल मिलके पथरी बनाते हैं, ठीक है। और किडनी जो होती है, किडनी ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। किडनी से हार्मोन स्रावित भी होते हैं, इरिथ्रोपोइटीन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन आरबीसी के निर्माण में सहायक है, यानी आपकी किडनी खराब हो जाए तो आरबीसी का निर्माण भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो किडनी को संभाल के रखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी पिया करो, नहीं तो किडनी डैमेज भी हो जाती है, ठीक है। और दारू पीने वालों को रोग हो जाता है, एडीएच की कमी हो जाती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाने के कारण ब्योड़ा रोग होता है, जिसे हम ड्रिंकर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। यानी वो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग हो जाता है। किसकी, दारू ज़्यादा पीने से, अल्कोहल तो ज़्यादा पीने से,
एडीएच हार्मोन, एल्कोहल से एडीएच हार्मोन की कमी से, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है बंदे को। तो ये था हमारा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करो न करो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो करो, ना लगे तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ते रहो बस, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। चाहे आप मेरे से 10 पढ़ रहे हो, आप चाहे मेरे से 100 पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरे से 500 पढ़ रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतना ही 10 के लिए अच्छे से पढ़ाऊंगा, उतना ही 100 के लिए, उतना ही 500 के लिए, ठीक है। आप शेयर नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी है, क्योंकि आपका दिल मांगता है ना, आपका दिल नहीं कहता भाई हम तो शेयर नहीं करेंगे जी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी को आप झुका के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हाथ पकड़ कर आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको जोर ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा जोर लगा के बढ़ सकते हो, यानी भाग कर आगे बढ़ सकते हो किसी से। तो इसका मतलब है किसी को झुका के आगे बढ़ने में फ़ायदा नहीं है, और आप अपने ज़ोर से आगे बढ़ो। कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ता, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है एक क्लास में टॉपर होता है, एक क्लास में फेल भी होता है बच्चा, पढ़ाया तो एक मास्टर के द्वारा ही जाता है उसे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो शेयर हो सके तो कर दिया करो, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक करो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सबसे ज़रूरी है पढ़ना, और आप पढ़ते रहिए बस, मेरे लिए ये बहुत है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए उस दिन एक बार मैसेज कर देना, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, बस इतनी खुशी बहुत होगी अपने लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।